हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप ऑफ मैपिंग। और टाइप ऑफ मैपिंग डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो देखिए फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, और फंक्शन को डिफाइन करने से पहले देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। और यहां देखिए रेडियस के बढ़ने से एरिया भी बढ़ेगा, और रेडियस को डिक्रीज करने से, दैट इज रेडियस को घटने से एरिया भी क्या करेगा, एरिया भी घटेगा। यानी कि यहां पे देखिए फाइनली क्या हम लोग यहां पे देखते हैं कि एरिया डिपेंड अपॉन रेडियस, एरिया डिपेंड अपॉन रेडियस, देन एरिया इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ रेडियस। आई बात समझ में। यहां पर देखिए एरिया किस पर डिपेंड है, रेडियस पर डिपेंड है, तो एरिया किसका फंक्शन हो जाएगा, रेडियस का फंक्शन हो जाएगा। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ए इक्वल्स टू एफ ऑफ आर। ए इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ आर को लिखेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आई बात समझ में, आप सभी जानते हैं। यहां देखो वॉल्यूम किस पर डिपेंड है, वॉल्यूम डिपेंड है रेडियस पर डिपेंड है और हाइट पर डिपेंड है। तो वॉल्यूम किसका फंक्शन हो जाएगा, रेडियस और हाइट का फंक्शन हो जाएगा। और इसको लिखेंगे एफ ऑफ क्या लिखेंगे, आर एच लिखेंगे। आई बात समझ में। तो इसलिए देखिए फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखिए पहला डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं, एकदम छोटा सा डिफिनेशन बता रहे हैं कि if the value of a physical quantity y depend upon ठीक है, if the value of a physical quantity y depends upon x, then y is called function of x. Y is called function of x and is written as, ध्यान से देखिएगा, and is written as, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, y इक्वल टू एफ एक्स। याद रखिएगा, याद रखिएगा, y इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज y का वैल्यू किस पर डिपेंड है आपके पास, देखिए y का वैल्यू x पर डिपेंड है। तो y तो डिपेंड है x पर, तो यहां पर देखिए x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो y तो डिपेंड है x पर, इसलिए y को हम लोग यहां बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हो गया आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से देखिएगा, और x तो किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए x क्या हो गया आपके पास, इनडिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। आई बात समझ में। तो इस तरह से फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन का एक छोटा सा डिफिनेशन दे देते हैं। फिर से देखिए एरिया किस पर डिपेंड है, रेडियस पर डिपेंड है। तो एरिया किसका फंक्शन हो जाएगा, रेडियस का फंक्शन हो जाएगा, और लिखेंगे एफ ऑफ आर लिखेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग लिए हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर डिपेंड करेगा, हाइट पर डिपेंड करेगा। तो वॉल्यूम किसका फंक्शन हो जाएगा, रेडियस और हाइट का फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहां पे क्या ले लिए हैं कि x और y कोई दो वेरिएबल हो गया, और y का वैल्यू यदि x पर डिपेंड है तो y आपका x का क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा। आइए बात समझ में। तो ये था आपका पहला डिफिनेशन था, ये एक छोटा सा डिफिनेशन था। अब देखिए इसका दूसरा डिफिनेशन दूसरे तरह से कैसे डिफाइन करते हैं, आइए बात समझ में। तो देखिए इसको सेकंड डिफिनेशन कैसे देते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड डिफिनेशन, देखिए ये जो सेकंड डिफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड डिफिनेशन है, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लगभग सारे के सारे क्वेश्चन ये सेकंड डिफिनेशन पर ही बनेगा।
तो सेकंड डिफिनेशन देने से पहले यहां पे एक छोटा सा, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास देखिए एक सेट मेरे पास ए हो गया ए हो गया, जिसका एलिमेंट हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। एक सेट बी हो गया जिसका एलिमेंट 3, 7, 11, 15 हो गया आपके पास, 15 हो गया आपके पास। और देखिए एफ कोई फंक्शन है, डिफाइंड है, लिखा हुआ है डिफाइंड बाय, ध्यान से देखिएगा, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखिए यहां से हम लोग फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला काम देखिए हम लोग करते हैं क्या है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा यहां पे कोई एक सेट ए है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब सेट ए का एलिमेंट कौन कौन आपके पास है, 1 है, 3 है, 5 है। सेट बी का एलिमेंट क्या क्या आपके पास है, 3 है, 7 है, 11 है और 15 है आपके पास। और फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इक्वल टू कितना आपके पास है, 2x प्लस 1। क्लियर हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से, अब जैसे ही x का वैल्यू 1 लेते हैं, y का वैल्यू कितना बन जाएगा आपके पास, 3 बन जाएगा। 3 पर कितना बनेगा, 7 बनेगा। 5 पर कितना बनेगा, 11 बनेगा। आई बात समझ में। अब देखिए यहां से, अब a में जितना भी एलिमेंट है सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। और b में जितना भी एलिमेंट है सारे को क्या बोलते हैं हम लोग, को डोमेन। और ये जो इमेज बनाया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रेंज हो गया। आई बात समझ में। तो यहां पर देखिए, यदि a क्रॉस b यहां से निकालना है तो आप कैसे लिखिएगा, a क्रॉस b आप लिखोगे 1 का कितना बन गया आपके पास, 3 बन गया। फिर 3 का कितना हो गया, 7 हो गया। 5 का कितना हो गया, 11 हो गया आपके पास। आई बात समझ में, ये a क्रॉस b हो गया। और देखिए जैसे हम जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम जानते हैं सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में यदि हम लोग a क्रॉस b निकालते हैं तो a क्रॉस b आपके पास देखिए 1, 3, 5 क्रॉस कितना हो गया, 3, 7, 11 और कितना हो गया, 15 हो गया। तो जैसे ही यहां से हम लोग a क्रॉस b निकालते हैं तो देखिए 1 का कितना हो गया, 1 का 3 हो गया आपके पास, 1 का 7 हो गया, 1 का 11 हो गया आपके पास, 1 का कितना हो गया, 15 हो गया। फिर इसी तरह से हम लोग 3 के साथ, इसी तरह से 5 के साथ हम लोग क्या करेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। लेकिन देखिए यहां पे क्या देखते हैं, a क्रॉस b यहां भी लिए हैं और a क्रॉस b यहां पे लिए हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है, यहां देखिए 1 का इमेज 3 भी है, 1 का इमेज 7 भी है, 1 का इमेज 11 भी है, 1 का इमेज 15 भी है। आई बात समझ में। लेकिन यहां पे क्या देखते हैं, 1 का इमेज 3 है, सिर्फ 3 है। फिर 3 का इमेज कितना है आपके पास, 7 है, सिर्फ 7 है। और 5 का इमेज कितना है आपके पास, 11 है, सिर्फ 11 और दूसरा कोई नहीं है। क्यों है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस रिलेशन से। तो इसमें और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पे देखिए यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनता है, क्योंकि यहां पे आपको एक स्पेशल रिलेशन आपको दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया हुआ है। बट यहां पे यूनिक एलिमेंट का यूनिक रिलेशन, यूनिक इमेज नहीं बनता है, दैट इज यूनिक रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि यहां पे तो कोई यूनिक रिलेशन दिया ही नहीं आपके पास। तो यहां पे क्या देखते हैं कि यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनता है, यहां पे ऐसा नहीं है। हालांकि रिलेशन तो ये भी है, रिलेशन तो ये भी है, लेकिन रिलेशन ये भी है, रिलेशन ये भी है, लेकिन ये जो रिलेशन है फंक्शन नहीं है आपके पास। क्योंकि फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज आपका नहीं बन रहा है, बट यहां पे यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनता है। तो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वैसा रिलेशन जिसमें यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनेगा, किसको डिफाइन करेगा, फंक्शन को डिफाइन करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी फंक्शन होंगे सारे के सारे रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, बट जितने भी रिलेशन है सारे के सारे फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उनमें से कुछ ही एक ऐसा रिलेशन है जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसी को देखिए हम लोग f कितना कितना लिखेंगे, 1 का 3 हो गया आपके पास, ये 3 का 7 हो गया आपके पास, 5 का कितना हो गया,
5 का 11 हो गया। तो हम लोग देखिए सेकंड डिफिनेशन में, ये जो सेकंड डिफिनेशन देते हैं, देखिए इसलिए पहले हम आपको एग्जाम्पल से समझा दिए हैं आपको, ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल से समझा दिए आपको। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए हम लोग इसका डिफिनेशन देंगे कि फंक्शन इज ए, ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ relation in which every element of set A is related to unique element of set B। आइए बात समझ में, and is written as कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे, and is written as हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहां पहले भी बता दिए हैं, ए में जितना भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन, और बी के जितना भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या बोलेंगे हम लोग, कोडोमेन। क्लियर हो गया आपके पास। तो एक लाइन यहां से लिख देते हैं, ए इज कॉल्ड डोमेन एंड बी इज कॉल्ड कोडोमेन। आई बात समझ में, ए को डोमेन हम लोग बोलते हैं एंड बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। अब यहां से एक चीज और देखिए, यहां से एक चीज हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पे 1 का इमेज कितना हो गया, 3, दैट इज 3 इज द इमेज ऑफ 1। तो 1 क्या होगा आपके पास, 1 को क्या बोलेंगे हम लोग, यहां पे 7 क्या हो गया, 3 का इमेज हो गया। तो 3 जो होगा 7 का क्या होगा, प्री इमेज होगा। आई बात समझ में, क्या होगा, प्री इमेज होगा। जैसे हम लोग लेते हैं XY लेते हैं, तो y क्या हो गया, x का इमेज हो गया, देन x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। ध्यान से देखिएगा, x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। तो एक लाइन यहां से लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x एंड x इज कॉल्ड, ध्यान से देखिएगा, प्री इमेज ऑफ y। क्लियर हो गया। तो आपके पास ये a क्या हो गया, डोमेन हो गया, b क्या हो गया, कोडोमेन हो गया आपके पास। क्लियर हो गया आपके पास। और y क्या होगा, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x एंड x इज कॉल्ड इमेज ऑफ x एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया फंक्शन का सेकंड डिफिनेशन हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए हम लोग ग्राफिकली कैसे डिसाइड करेंगे कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। अब हम लोग किसको देखेंगे, बाय ग्राफ से कंसीडर करेंगे कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा, फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। चलिए देखते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखते हैं हम लोग। देखिए हेडिंग डाल दीजिएगा, ग्राफिकल वेरिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल वेरिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए हम लोग ग्राफ से कैसे डिसाइड करेंगे वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। आई बात समझ में। जैसे ही ग्राफ की चर्चा आ गया तो सबसे पहले ग्राफ लेना पड़ेगा। यहां से देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, f(x) इक्वल टू कितना ले लिए हम लोग, x³ ले लिए। तो आपको सबसे पहला काम क्या कीजिए, ग्राफ बना लीजिए आप। तो x³ का ग्राफ बनाना जानते हैं आप, ये x³ हो गया। अब देखिए यहां से क्लियर हो गया आपके पास, x हो गया, y हो गया। अब देखिए हम लोग ग्राफ से कैसे डिसाइड करेंगे। आप देखिए जितने भी आप स्टैंडर्ड बुक देखिएगा, चाहे वो अरिहंत का बुक हो गया, चाहे सिंगेज का बुक हो गया, और जितने भी आपके पास IT लेवल बुक हो गया, आप देखिएगा जैसे ही फंक्शन टॉपिक स्टार्ट होगा आपको पहला टॉपिक देखिएगा ग्राफ दे दिया रहेगा, और वहां से आपको डिसाइड करना है
कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहां से आप बिल्कुल देखिएगा और यहां से बिल्कुल आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आई बात समझ में। देखिए, तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहां रूल को भी देखते चलते हम लोग, ठीक है। तो पहला रूल क्या करेंगे हम लोग, जो फंक्शन है उसका ग्राफ को क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन। आई बात समझ में। पहला काम क्या कर लिए हम लोग, जो फंक्शन है उसके ग्राफ को ड्रॉ कर लिए। अब देखिए नंबर सेकंड काम, देखिए ये जो नंबर सेकंड रूल है, नंबर सेकंड पॉइंट है, यही डिसाइड करेगा कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब देखिए नंबर सेकंड काम क्या कीजिए, एक लाइन खींचिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन खींचिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये जो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ, इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट करता है। तो यहां पे कितने पॉइंट पर कट किया, एक पॉइंट पर कट किया। अब ये ग्राफ, ये लाइन कैसे भी लीजिए आप, देखिए तो कितने पॉइंट पर कट किया आपके पास, एक पॉइंट पर कट किया। यदि ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ग्राफ को यदि एक पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो यहां देखिए, यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में। तो इसी को देखिए हम लोग लिख देते हैं नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आई बात समझ में। इफ इट कट एट ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, then it represents a function। आई बात समझ में। देन किसको रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला काम क्या करेंगे, रूल नंबर 1, जो भी ग्राफ है ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। नंबर 2 में क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। यदि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब ऐसा करते हैं हम लोग, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि जो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो देखिए एक मेरे पास एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में तो सब जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। यानी कि यहां से y का वैल्यू क्या होगा आपके पास, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। आई बात समझ में। तो यहां देखिए ये तो सर्कल के इक्वेशन बन गया आपके पास, ये सर्कल के इक्वेशन बन गया। तो रूल नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन कर लिए और इसके बाद एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। और जैसे ही लाइन खींच दिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखिए कितने पॉइंट पर कट कर रहा है यहाँ पे। जैसे ही लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस खींच दिए हैं, यहाँ पे कितने पॉइंट पर कट कर दिया, 2 पॉइंट पर कट किया। लेकिन आप जानते हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने पॉइंट पर कट करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करना चाहिए। यहां लिख सकते हैं कि हियर all the straight line drawn, here all the straight line drawn parallel to y axis meet the curve at only one point, ठीक है। सो y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डज नॉट रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन। किसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आइए बात समझ में। ग्राफ से आपको डिसाइड करना है कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए सबसे नंबर 1 काम क्या करना है आपको, जो गिवन फंक्शन है उसका क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। नंबर 2 काम क्या करना है, एक लाइन खींच देना है पैरेलल टू वाई एक्सिस। यदि ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा, यदि ग्राफ को
एक पॉइंट पर कट किया तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो एक पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन को रिप्रेजेंट भाई मेरे नहीं करेगा। आई बात समझ में? अब देखिए यहां से, अब यहां से हम लोग एक और चीज देखते हैं। हेडिंग डालिएगा, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए यहां से, यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ए बी हो गया, ये कोई फंक्शन डिसाइड है आपके पास। अब जैसे जानते हैं ये तो डोमेन हो गया आपके पास, ये आपके पास कोडोमेन हो गया आपके पास। सेट एक एलिमेंट x1 x2 x3 डॉट डॉट कितना तक ले लिए, xm तक ले लिए, और सेट बी का एलिमेंट y1 y2 y3 डॉट डॉट कहां तक ले लिए हम लोग, yn तक ले लिए। आई बात समझ में? अब देखिए यहां से, अब यदि हमको इमेज बनाना है तो ध्यान से देखिएगा, x1 का इमेज यदि बनाएंगे तो y1 भी हो सकता है, y2 भी हो सकता है, y3 भी हो सकता है, yn भी हो सकता है। तो x1 के लिए ध्यान दीजिएगा, x1 कैन टेक कितना इमेज, n इमेज। x1 को कितना इमेज बनेगा आपके पास, n इमेज बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है, ये जो कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसी तरह से देखिए x2 का कितना इमेज बनेगा। देखिए अभी तो कोई कंडीशन है नहीं, x2 के लिए भी वही बात, x2 का भी कितना इमेज बनेगा आपके पास, कैन टेक n इमेज, x2 का भी n इमेज बनेगा। इसी तरह से आपके पास x3 का भी बनाइएगा तो x3 का भी n इमेज बनेगा। इसी तरह से बढ़ते चले जाइएगा, लास्ट में कितना आपके पास है, m, तो xm का क्या इमेज बनेगा, कैन टेक, ध्यान दीजिएगा, xm कैन टेक कितना इमेज, n इमेज। xm का भी कितना इमेज बनेगा, n इमेज बनेगा। इसलिए हमको तो टोटल नंबर ऑफ क्या चाहिए, हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए। देखिए कितना बन जाएगा आपके पास, ठीक है, n इंटू n इंटू n, n कितना टाइम्स, ये टोटल कितना टाइम्स हो जाएगा आपके पास, m टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा आपके पास, n टाइम्स। तो ये देखिए n को यदि m टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं कितना मिल जाएगा आपके पास, n का पावर m मिल जाएगा। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको दो सेट दिया रहेगा और दोनों सेट के बीच का पता करना है, आपको नंबर ऑफ फंक्शन को डिसाइड करना रहेगा। तो n टू दी का पावर m हो जाएगा आपके पास, क्योंकि n इंटू n m टाइम्स होगा, और n को यदि m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो n का पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसको डिफाइन कर लिए, हम लोग इस तरह से फंक्शन को डिफाइन कर लिए। अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ फंक्शन में, आगे बढ़िएगा। देखिए अब हम लोग यहां पे हेडिंग डालिएगा, टाइप ऑफ फंक्शन, या इसी को हम लोग मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन हो गया, या नहीं तो क्या हो गया, ये मैपिंग हो गया। पहला देखिए, पहला हम लोग लेते हैं ऑन टू मैपिंग, या नहीं तो ऑन टू फंक्शन। नंबर 2 इनटू मैपिंग, या नहीं तो इनटू फंक्शन। नंबर 3 लेते हैं 1 मैपिंग, एंड नंबर 4 लेते हैं मेनी वन मैपिंग। आई बात समझ में? अब देखिए यहां से, ये जो मेरे पास ऑन टू मैपिंग है, इसका दूसरा नाम देते हैं हम लोग, इसका दूसरा नाम देते हैं सरजेक्टिव। क्या नाम देते हैं हम लोग, सरजेक्टिव। या नहीं तो देखिएगा सरजेक्शन भी लिखा हुआ रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सरजेक्टिव रहे चाहे ऑन टू रहे, है ना, चाहे सरजेक्शन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। n2 1 और ये जो 1 है इसका नाम देते हैं हम लोग, ठीक है, ये 1 हो गया आपके पास। ये हो गया इंजेक्टिव, या इसी को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। आई बात समझ में? और आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे जो 1 और ऑन टू, 1 एंड ऑन टू दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, वो हो जाएगा आपका बाइजेक्शन, दैट इज बाइजेक्टिव हो गया आपके पास।
अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ऑन टू को, इन टू को, वन वन को, मेनी वन को बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम लोग ऑन टू मैपिंग को। देखिए ऑन टू मैपिंग को डिफाइन कैसे करेंगे, और ऑन टू मैपिंग को डिफाइन करने से पहले एक एग्जांपल हम लोग ले लिए हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, सबसे पहले एग्जांपल का डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो गया आपके पास। यहां पे एक सेट ए हो गया, यहां पे एक सेट बी हो गया आपके पास। देखिए ए का एलिमेंट क्या क्या आपके पास है, 1 2 3 है, एंड बी का एलिमेंट क्या क्या आपके पास है, 4 5 है। क्लियर हो गया। और ये जानते हैं सेट ए का एलिमेंट डोमेन हो गया आपके पास, एंड सेट बी का एलिमेंट क्या हो गया, को डोमेन हो गया। अब देखिए यहां जो फंक्शन डिफाइंड है 1 का 4, तो 1 का इमेज क्या बनेगा, 4 बनेगा, और 2 का कितना हो गया, 5 हो गया, और 3 का भी कितना हो गया, 5 हो गया। आई बात समझ में। यहां देखिए सबसे पहले देखिए ऑन टू फंक्शन कैसे होगा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे पहला काम क्या कीजिए, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इसका को डोमेन को लिख लीजिए। किसको लिख लीजिए, को डोमेन को। तो को डोमेन आपके पास कितना हो गया, 4 5 हो गया आपके पास। और यहां पे रेंज को लिख लीजिए, और रेंज भी आपके पास कितना है, ये 4 5 है। यदि कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन और रेंज ध्यान से देखिएगा, यदि कोडोमेन और रेंज आपके पास यदि सेम है, इक्वल है, तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, ऑन टू हो जाएगा। आई बात समझ में। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ऑन टू कैसे डिसाइड करेंगे। यदि कोडोमेन और रेंज, यहां से ध्यान से देखिएगा, बी का सारे के सारे एलिमेंट कोडोमेन होता है, और जो जो इमेज बनता है वो रेंज हो गया। यहां पे रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है आपके पास, सेम है। तो रेंज और कोडोमेन जब दोनों सेम रहेगा तो फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 1 मैपिंग को रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑन टू मैपिंग को रिप्रेजेंट करेगा। आइए बात समझ में। ऑन टू के लिए क्या चाहिए आपके पास, रेंज और कोडोमेन दोनों क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो इसी को देखिए, इसी को लिख देते हैं हम लोग, इसी को लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं कि ए फंक्शन, यहां से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी, is said to be on to if each element of B is the image of, each element of B is the image of some element of A। यानी कि देखिए ये लैंग्वेज क्या करे आपके पास, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि बी में जितना भी एलिमेंट है ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज रहना चाहिए। यानी कि बी में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ना हो जो एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं हो। यानी कि बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, ये सब का सब किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। यहां पे यही हम लोग लिख दिए हैं कि फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू if each element of B is the image of some element of A। आइए बात समझ में। और इसको मेथड टू चेक में पहले डिस्कस कर दिए हैं आपको, मेथड टू चेक। तो मेथड टू चेक में क्या देखेंगे हम लोग, को डोमेन ऑफ F इक्वल टू रेंज ऑफ F। को डोमेन और रेंज, ध्यान से देखेंगे आप कि कोडोमेन और रेंज दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां देखिए कोडोमेन और रेंज दोनों को दोनों इक्वल है, इसलिए ये कौन सा मैपिंग को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ऑन टू मैपिंग को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ऑन टू के बाद चलते हैं हम लोग इन टू मैपिंग। किसको चलते हैं हम लोग, इन टू मैपिंग। ध्यान से देखिएगा इन टू मैपिंग। देखिए इनटू मैपिंग में क्या करते हैं हम लोग, इनटू मैपिंग। तो आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है। तो यहां पर देखिए एक एलिमेंट हम लोग क्या ले लेते हैं, नहीं तो देखिए हम लोग यहां पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इनटू के लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनटू मैपिंग को। देखिए इनटू मैपिंग को भी डिस्कस करने के लिए यहां देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं।
1 -1 2 -2 और b आपके पास हो गया 257 हो गया। और फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां देखिए जैसे ऑन टू में किए थे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और देखिए सेट एक एलिमेंट 1 -1 2 -2 1 -1 2 -2 एंड सेट बी का एलिमेंट 257 हो गया आपके पास। अब इमेज बनाइए, किसका कौन इमेज बन रहा है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास है। देखिए 1 का इमेज 2 और -1 का भी इमेज 2। फिर से देखिए 2 का कितना बनेगा 5, -2 का भी क्या बनेगा 5। ये क्या हो गया आपके पास? डोमेन। और ये क्या बनेगा आपके पास? कोडोमेन। और जो इमेज बनेगा वो क्या हो गया? रेंज हो गया। क्या हो गया आपके पास? ध्यान से देखिएगा, रेंज हो गया। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि कोड डोमेन आपके पास 257। और जब रेंज के बारे में देखेंगे यहां पे हम लोग, रेंज ओनली मेरे पास 25। तो देखिए ऑन टू में क्या देखे थे हम लोग कि रेंज और कोडोमेन इक्वल था। रेंज और कोडोमेन जब इक्वल रहेगा तो फंक्शन हो गया आपके पास ऑन टू। और जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं रहे तब आपके पास इन टू। या नहीं तो आप इस ऐसे भी कह सकते हैं, यदि फंक्शन ऑन टू है तो ठीक है, यदि ऑन टू नहीं है तो क्या होगा आपके पास? इन टू। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको कि इफ फंक्शन इज नॉट ऑन टू देन इट इज एन टू। यदि फंक्शन ऑन टू नहीं है तो क्या होगा आपके पास? एन टू होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं आप? एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं इसको। आई बात समझ में कि इफ फंक्शन इज सच दैट there is at least one element in B which is not the image of a function f from a to b is such that there is at least one element in B which is not the image of any element of A। यानी कि देखिए B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट रहना चाहिए, जो कि A के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं हो। तब में आपके पास रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होगा। और जैसे ही रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है देन फंक्शन इज क्या होगा आपके पास? N2 होगा। आई बात समझ में? तो मेथड टू चेक पहले भी बता दिए आपको। मेथड टू चेक, तो मेथड टू चेक में क्या देखेंगे हम लोग? कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या बनेगा आपके पास? N2। दैट इज क्या हो गया आपके पास? क्या लिख सकते हैं? फंक्शन इज नॉट ऑन टू देन इट इज N2। यदि फंक्शन ऑन टू नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं इसको? ऑन टू नहीं है तो क्या होगा आपके पास? N2। तो याद रखिएगा कि याद रखिएगा ऑन टू और इन टू के लिए एक ही प्रोसेस है। आप सबसे पहले क्या कीजिए? कोडोमेन को लिख लीजिए और उसको रेंज को लिख लीजिए। यदि कोडोमेन और रेंज यदि सेम है तो ऑन टू हो गया आपके पास, और यदि कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास? N2 हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके पास टाइप ऑफ मैपिंग में 1-1 है। अब हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? 1-1 को डिस्कस करेंगे। अब देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1-1 मैपिंग के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग पहले एग्जांपल को डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन लेते हैं। तो यहां पे देखिए एक फंक्शन आपके पास है, ठीक है, और देखिए ये डोमेन हो गया आपके पास और ये कोडोमेन हो गया आपके पास। आई बात समझ में? डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया।
यहां पर देखिए डोमेन आपके पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इसी तरह से बढ़ता जाएगा आपके पास। अब देखिए जैसे 1 का इमेज बनाना है, ध्यान से देखिएगा, 1 का इमेज कितना बनेगा आपके पास, 1 बनेगा। 2 का भी इमेज कितना बनेगा, 4 बनेगा। 3 का 9 बनेगा। 4 का कितना बनेगा, 16 बनेगा। इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर देखिए 1 1 दैट इज 1 एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा। यदि एक एलिमेंट का एक इमेज बनेगा तो फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा आपके पास, 1 1 को। तो इसको एक लाइन में लिख सकते हैं हम लोग। देखिए ये 1 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 तरह से बताएंगे कि फंक्शन 1 1 को कैसे होगा, 1 1 कैसे रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी 1 1 is said to be 1 1 if different element of A have different image in B. तो if function f from A to B is said to be 1 1 if different element of A have different image in B. यदि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बनता है, दैट इज एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए। यदि एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? तो ये तो पहला तरीका था, ये आपके पास 1 1 चेक करने का, ये आपके पास पहला तरीका था कि 1 1 को हम लोग कैसे चेक करेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए एक और तरीका है 1 1 चेक करने का। देखिए दूसरा मेथड देखिए 1 1 चेक करने का कैसे चेक करेंगे। आपको तो फंक्शन दिया हुआ है, तो 1 1 के लिए क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, इफ fx1 और fx2 को इक्वल कर दो आप। यदि fx1 और fx2 को इक्वल करने पर यदि आपके पास x1 और x2 इक्वल हो जाता है, देन फंक्शन क्या बनेगा आपके पास, देन फंक्शन इज 1 1। क्या बनेगा आपके पास, 1 1। जैसे देखिए यहां पे आपके एग्जांपल दिया हुआ है, तो जैसे ही fx1 fx2 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर होगा आपके पास। इसको x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा आपके पास, या नहीं तो क्या लिखिएगा x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो यहां देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइदर x1 प्लस x2 का वैल्यू 0 और या नहीं तो x1 माइनस x2 का वैल्यू 0। तो यहां से अब आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ये मेरे पास दोनों कंडीशन होगा या तो दोनों में से एक कंडीशन होगा। तो यहां पर देखिए मेरे पास x क्या है, x दैट मीन्स डोमेन क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है। और आप जानते हो कि दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं होगा। ये कंडीशन खत्म हो गया, बट डिफरेंस तो 0 होगा आपके पास। ये कंडीशन ऐसे ही खत्म हो गया। तो x1 माइनस x2 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 0। यहां से देखिए तो x1 और x2 क्या हो गया आपके पास, 0। तो आपको क्या दिखाना था, fx1 fx2 क्या था, दोनों इक्वल था। तो फंक्शन यानी कि fx1 और fx2 करने पर x1 x2 यदि दोनों इक्वल आ जाता है तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास, 1 1। दैट इज क्या हो गया आपके पास, फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या बन गया आपके पास, 1 1। ये था दूसरा तरीका था। अब देखिए थर्ड मेथड देखिए, तीसरा तरीका देखिए, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए नंबर थर्ड देखिए, तीसरा मेथड देखिए, बाय कैलकुलस से हम लोग बाय कैलकुलस से भी डिसाइड करेंगे कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसका डेरिवेटिव निकालिए। या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, लेसर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। x उसके डोमेन में होना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। दैट इज क्या होना चाहिए, दैट इज आप आगे पढ़ेंगे, फंक्शन इज आइदर क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। आई बात समझ में? यदि डेरिवेटिव f डैश x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो लेसर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो आइदर इंक्रीजिंग होना चाहिए, या तो आइदर इंक्रीजिंग होना चाहिए, या तो आइदर क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। यदि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, फिर भी क्या होगा आपके पास, देखिए आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं कि सम वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग
और सम वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग, ऐसा नहीं है। जब भी होगा आपके पास इंक्रीजिंग ही होगा और जब भी होगा आपके पास डिक्रीजिंग ही होगा। जैसे देखिए मेरे पास यहां पे क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आपके पास है। तो जैसे ही डेरिवेटिव निकालिएगा 2x, एक्स आपके पास नेचुरल नंबर है, जब भी क्या होगा आपके पास, ये आपके पास पॉजिटिव बनेगा तो फंक्शन क्या बन गया आपके पास, 1 1 नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया आपके पास फंक्शन 1 1। तो हम लोग बाय कैलकुलस मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग बाय ग्राफ से चेक करते हैं, ठीक है। ये हो गया बाय ग्राफ से, ये आपके पास थर्ड मेथड था। फोर्थ मेथड देखिए, पहले हम लोग, ठीक है, फोर्थ मेथड देखिए। देखिए यहां पे बाय ग्राफ से, देखिए बाय ग्राफ से यहां हेडिंग डाल दीजिएगा बाय ग्राफ। देखिए बाय ग्राफ से हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे फंक्शन 1 1 हाई कि नहीं है। -π/2 से +π/2 हो गया, और यहां पे देखिए -1 से +1 हो गया, और ये देखिए फंक्शन है आपके पास sin x है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला काम जब बाय ग्राफ से चेक करेंगे कि 1 1 हाई कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ कर लो आप। देखिए ये तो 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये -π हो गया। आप sin x का ग्राफ बनाना जानते हो अच्छी तरह से। तो 0 से पाई पॉजिटिव, 0 से कितना हो गया पाई, 0 से -π निगेटिव। लेकिन देखिए हमको लेना है, डोमेन मेरे पास है +π/2 -π/2, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये +π/2 हो गया, ये -π/2 हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमको लेना ये π/2 लेना है, और सिर्फ ये -π/2 लेना है। इसके बाद के पोर्शन को हमको नहीं लेना है, ठीक है। हमको बाद के पोर्शन को क्या करना है, हमको नहीं लेना है। तो हम लोग क्या किए हैं, sin x का ग्राफ, ध्यान से देखिएगा, sin x का ग्राफ को -90 से +90 के बीच हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहां पर देखिए x हो गया, y हो गया। तो रूल में क्या देखेंगे हम लोग 1 1 के लिए, यहां से वही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन। और देखिए नंबर 2, देखिए नंबर 2 ही आपको डिसाइड करेगा, नंबर 2 ही डिसाइड करेगा कि 1 1 होगा कि नहीं होगा। नंबर 2 में क्या कीजिए, एक लाइन आप खींचो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन खींचिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये लाइन यदि ग्राफ को यदि एक पॉइंट पर कट किया, कहीं से भी ड्रॉ करो आप, कहीं से भी ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पर कट किया, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट पर कट गया। यदि लाइन है ना, यानी कि लाइन पैरेलल टू आपके पास एक्स एक्सिस, यदि ग्राफ को एक पॉइंट पर कट किया, ये 1 1 होगा, बट एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा तो 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो देखिए यहां से, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ it cut at only one point, ठीक है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ इट कट एट ओनली वन पॉइंट, देन it represents a फंक्शन। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में, सॉरी, देन इट रिप्रेजेंट्स 1 1 मैपिंग। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 1। आई बात समझ में, देन इट्स रिप्रेजेंट 1 1 फंक्शन। किसको रिप्रेजेंट करेगा, यदि यहां पे ध्यान से देखिएगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफ को यदि एक पॉइंट पर कट करेगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं 1 1 फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब बच गया आपके पास मेनी वन। देखिए मेनी वन में ज्यादा टेंशन नहीं है, मेनी को 1, ठीक है, मेनी को 1, मेनी वन मैपिंग। आई बात समझ में, मेनी वन मैपिंग। यहां से देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, R2R fx
कितना हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा यहां पे मेनी वन में ज्यादा टेंशन नहीं है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपके पास डोमेन हो गया, ये आपके पास कोडोमेन हो गया। यदि 1 लेते हैं तो 1 का इमेज 1, लेकिन -1 लेते हैं का भी इमेज कितना बनेगा 1 बनेगा, 2 का भी इमेज कितना बनेगा 4 बनेगा, -2 का भी इमेज कितना बनेगा आपके पास 4 ही बनेगा। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि एक से अधिक एलिमेंट का यहां पे सेम इमेज बन रहा है। यदि एक से अधिक एलिमेंट का यदि सेम इमेज बनेगा तो फंक्शन क्या होगा मेनी वन, मेनी का 1, ध्यान पर रखिएगा मेनी का 1। आई बात समझ में? तो क्या डिफाइन कीजिएगा, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी मेनी वन if more than one element in a more than one element in a more than one element in a have same image in B। आई बात समझ में? तो आप देखिए या नहीं तो डायरेक्ट सीधे एक लाइन में आप याद रख लीजिए, ठीक है। ए फंक्शन इज नॉट 1 1 देन इट इज मेनी वन। यदि फंक्शन आपके पास 1 1 नहीं है तो आपके पास क्या होगा मेनी वन हो गया। तो देखिए फाइनली हम लोग क्या सीखे हैं, ऑन टू इनटू 1 1 मेनी वन में आप 2 को चेक करो, या तो 1 1 को चेक करो, 1 1 है तो ठीक है, नहीं तो मेनी वन होगा, या नहीं तो आप ऑन टू को चेक करो, ऑन टू है तो ठीक है, नहीं है तो इनटू होगा। आई बात समझ में? अब देखिए यहां से अब अभी जो हम लोग पढ़े हैं इन सभी को कंबाइन करके देखिए, पहला मेरे पास हो गया 1 1 एंड इनटू मैपिंग, दूसरा हो गया आपके पास 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, तीसरा आपके पास हो गया मेनी वन एंड इनटू मैपिंग, एंड नंबर 4 हो गया आपके पास मेनी वन एंड ऑन टू मैपिंग। क्या हो गया आपके पास ऑन टू, यानी कि जो आपका 1 1 होगा इनटू होगा 1 1 इनटू हो गया, जो आपके पास 1 1 होगा ऑन टू होगा 1 1 ऑन टू हो गया, या इसी का क्या नाम देते हैं हम लोग बाइजेक्टिव। क्या नाम देते हैं बाइजेक्टिव, दैट इज बाइजेक्शन। या मेनी वन भी होगा इनटू भी होगा, तो मेनी वन इनटू और मेनी वन क्या हो गया आपके पास ऑन टू हो गया। इस तरह से हम लोग 1 1 ऑन टू इनटू मेनी वन को अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब तक लेकर के आए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को लाइक कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया आपके पास?